हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद्यापुर गांव में सास ज्ञानू देवी अपनी बहू बिंदिया के साथ रहती थी। उसका पति ध्यानचंद व्यापारी था और बेटा वीर सिंह फौज में था। वो दोनों ही अक्सर अपने काम के लिए बाहर रहते थे। ज्ञानू देवी अनपढ़ थी और बिंदिया कक्षा 5 तक पढ़ी हुई थी। बिंदिया पढ़ी तो थी पर उसे कुछ खास नहीं आता था। ज्ञानू देवी की हमेशा से इच्छा थी कि वो भी पढ़ना लिखना सीख जाए। वो अपनी बहू से भी उसे पढ़ाने के लिए कहती है, पर बिंदिया कुछ न कुछ बहाना करके टाल देती। अरे माँ जी, इस उम्र में पढ़ लिख कर आप कहाँ जाएंगी? आपको कौन सी नौकरी करनी है? और मैं अब पढ़ लिख कर क्या करूँगी? मुझे तो घर का चूल्हा चौका ही संभालना है। मेरी बरसों पुरानी इच्छा है कि मैं भी औरों की तरह अंगूठे की जगह हस्ताक्षर करूं। अरे माँ जी, आजकल तो पढ़े लिखे फिर से अंगूठा ही टेकने लगे हैं। सब जगह मशीन से अंगूठा ही लगवाते हैं। पढ़ने लिखने में बुराई ही क्या है? और अब तो पढ़ाने वाले खुद चलकर घर तक आ रहे हैं। सुना है गांव में साक्षरता मिशन वाले आए हैं। क्यों ना हम दोनों उनकी शाम की कक्षाओं में चलें? घर पर बैठी बैठी भी मैं क्या करूंगी? अरे माँ जी, नसीबों वाली हैं आप जो बैठने को मिल रहा है आपको, वरना आजकल की बहुओं का तो आप जानती ही है ना। अरे ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता बहू, हम दोनों को साक्षरता कक्षाओं में जाना चाहिए। ज्ञानों के बार बार कहने से आखिरकार बिंदिया मान जाती है। दोनों उसी शाम जाकर हिंदी की कक्षाओं में अपना नाम लिखा देती हैं और रोज शाम को वहां जाने लगती हैं। इधर ज्ञानू देवी पूरे मन से पढ़ती है, सीखती है। उसकी लगन देखकर सभी शिक्षक उससे बहुत खुश थे। उधर बिंदिया तो बस रोज अच्छे से सज संवर के जाती और वहां जाकर पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय अपनी सहेलियों से गप्पे मारती। अरे बिंदिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो 5वीं पढ़ी है, लगता है चौके चूल्हे में सब भूल गई है। फिर से सीखने आई है क्या? अरे ये क्या सिखाएंगे? मैं तो 5वीं पढ़ी हूँ, 5वीं। ये तो मैं माँ जी का साथ देने आई हूँ बस। घर में अकेली मैं करती भी क्या? तुम लोगों के साथ मेरा भी समय कट जाता है। बाकी पढ़ाई लिखाई में रखा ही क्या है? हाँ, सही कह रही है बहन, पढ़ने का भी नुकसान ही है। चौके चूल्हे बच्चों की जिम्मेदारी तो पहले से ही है, फिर पढ़ लिख जाओ, नौकरी करो और घर चलाने की जिम्मेदारी भी अपने सर ले लो। हाँ बहन, इसलिए मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। मेरे बड़े भैया ने जबरदस्ती भेजा है, कहते हैं कि मैं इस बार पास नहीं हुई तो मेरी शादी करा देंगे। अरे अच्छा ही है, शादी कराएंगे तो आराम से पति की कमाई पर मौज करूंगी, मौज। अरे वाह नीतू, ये तो तूने बड़े पते की बात कही। अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी फेल ही हो जाऊं। अरे तुम पास फेल में ही लगी रहोगी। तुमने वो जासूस श्रीदेवी वाला सीरियल देखा है क्या? हाँ, आज तो समय की गवाही एपिसोड का क्लाइमैक्स आना है। ये पता लगने वाला है कि सेठ का कत्ल किसने किया। चलो घर चलते हैं, इनकी राम कहानी तो रोज ही झेलनी है। बिंदिया और उसकी सहेलियां कक्षा को बीच में ही छोड़कर चली जाती हैं और घर पर जाकर जासूस श्रीदेवी सीरियल देखती हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। ज्ञानू देवी अब बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख गई थी। बहू, इन कक्षाओं में तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है। क्यों ना मैं तेरे ससुर जी और तू वीर सिंह को एक एक चिट्ठी लिख दे, दोनों ही बड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ जी, पर क्या लिखें? मैं जो लिख रही हूँ वही लिख दे। मैं बोलती जाती हूँ, तू अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है माँ जी। पतिदेव प्रणाम। आशा है आप ठीक होंगे। यहाँ भी सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं, बहुत परेशान करते हैं। आपके पिताजी हरिद्वार घूमने गए हैं। दोनों बैल बहुत बीमार हैं। पड़ोसी का लड़का चोरी करने लगा है। तुम्हारा छोटा भाई खेत का अच्छे से ध्यान रख रहा है। हमारा कुत्ता बहुत कटखना हो गया है।
हमारा नौकर बहुत कामचोर हो गया है। तुम्हारा बड़ा पोता पढ़ने जाने लगा है। हमारा गधा माजी ने बेच दिया है। तुम्हारी बहन को याद आती है तुम्हारी। मेरी सहेली को शादी के लिए लड़का मिल गया है। हमारी गाय को बछड़ा होने वाला है। पड़ोसी को पुलिस पकड़कर ले गई है। तुम्हारा भतीजा गांव आया हुआ है। आपकी ज्ञानों का प्यार। दोनों चिट्ठी लिखने के बाद उसको डाकियों को दे आती है। चिट्ठी फौजी वीर सिंह को मिलती है। पत्र पढ़कर वीर सिंह का सर चकरा जाता है और वो तुरंत ही छुट्टी की अर्जी देकर घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके पिताजी भी वहाँ आए हुए थे और घर पर सब कुछ ठीक ही है। अरे बिंदिया, तुमने ये चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे वो तो माँ जी ने मुझे लिखने को कहा था। माँ, ये बिंदिया क्या कह रही है? आपने उसको यह सब लिखने को कहा था? जानती हो मैं कैसे भागा भागा आ रहा हूँ नौकरी से। बेटा, पर तुम इतना परेशान क्यों हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था उस चिट्ठी में। ये देखो माँ, तुम खुद ही पढ़ लो। ज्ञानो देवी चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है। पतिदेव प्रणाम। आशा है आप ठीक होंगे। यहाँ भी सब ठीक है। बच्चे ठीक हैं। बहुत परेशान करते हैं आपके पिताजी। हरिद्वार घूमने गए हैं दोनों बैल। बहुत बीमार है पड़ोसी का लड़का। चोरी करने लगा है तुम्हारा छोटा भाई। खेत का अच्छे से ध्यान रख रहा है हमारा कुत्ता। बहुत खटकना हो गया है हमारा नौकर। बहुत कामचोर हो गया है तुम्हारा बड़ा भाई। पढ़ने जाने लगा है हमारा गधा। माजी ने बेच दिया है तुम्हारी बहन को। याद आती है तुम्हारी मेरी सहेली को। शादी के लिए लड़का मिल गया है हमारी गाय को। बछड़ा होने वाला है पड़ोसी को। पुलिस पकड़कर ले गई है तुम्हारा भतीजा। गांव आया हुआ है आपकी बिंदिया का प्यार। मैं अब समझ गई हूँ, ये सब गलतफहमी पूर्ण विराम सही जगह ना लगने के कारण हुई है। बेटा ये देखो, ये चिट्ठी मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखी थी और मैंने बिंदिया को ठीक वैसी ही चिट्ठी तुम्हें लिखने को कहा था। बिंदिया, तुम्हारी एक पूर्ण विराम की गलती ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे से मन लगाती तो ये सब नहीं होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। ठीक है बहू, अब तुम ज्यादा परेशान मत हो और अच्छे से मेहनत करो। बिंदिया बहुत मेहनत करती है और पूरे साक्षरता कार्यक्रम में सबसे अच्छे नंबर लेके आती है। पूरे घर को उस पर गर्व होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ माँ जी। आपने ही मुझे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया और मेरी हर तरह से मदद की। तुम्हें जो भी मिला है बहू, वो तुम्हारी लगन और मेहनत का नतीजा है। यह कहकर ज्ञानो देवी बिंदिया को गले से लगा लेती है। एक बार एक गांव में सास कमला देवी अपनी बहू पार्वती के साथ रहती थी। दोनों ही बहुत मेहनती थी। उसके बेटे और पति ने बहुत परिश्रम से आम का एक बाग खरीदा, पर अब अपने व्यापार के लिए उन्हें बाहर देश जाना पड़ा। बाग की पूरी जिम्मेदारी दोनों पर ही आ गई। दोनों ने बहुत ही लगन से बाग की देखभाल की। उनकी मेहनत का ही फल था कि उनके आम के बाग में पहली बार आम की फसल आई थी। आम बिल्कुल सुनहरे और खुशबूदार हैं। ऐसा लगता है मानो पेड़ों पर सोना लगा हो। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी आम की पैदावार हुई है इस बार। हाँ माँ जी, आम सच में बहुत अच्छे हैं। हमें इनके अच्छे दाम मिल जाएंगे। बहू, आम पकने को हैं। हमें इन्हें धीरे धीरे बेचना शुरू करना चाहिए। जी माँ जी, मैं आमों को तोड़ती हूँ और सवेरे ही इनको बेचने के लिए शहर चली जाऊंगी। ठीक है बहू। बहू बाग में जाकर पके हुए आमों को तोड़ती है और अगले दिन भोर होते ही बहू आमों को बैलगाड़ी में रखकर बेचने के लिए चल देती है।
आधे रास्ते में उसको अरे वाह, बड़े अच्छे आम हैं। इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई है, वही बेचने नगर को जा रही हूँ। सच में तुम्हारे आम तो सोने से हैं, पर क्या फायदा, बाहर इनके मिट्टी के दाम भी नहीं मिल रहे। तभी वो व्यापारी 1 किलो आम उठाता है और अपने गधे को डाल देता है। इनके बेचने पर तो मुझे लगाई के पैसे भी नहीं मिल रहे। बेचने से अच्छा तो अब मेरा गधा ही खा ले। क्यों भाई? फसल सभी जगह अच्छी हुई है, इनके दाम गिर गए हैं। इतना सुनकर बहू आगे चल देती है। कुछ दूर पर उसे एक और व्यापारी दिखता है। बहुत अच्छे सुनहरे आम हैं। हाँ भैया, मेरे बाग के हैं, शहर बेचने जा रही हूँ। पर इसका तो क्या ही दाम मिलेगा, तुम्हारे बैल के खाने का खर्च भी ना निकल पाएगा। बहू ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। क्या सच में इस बार आम के दाम नहीं मिल पाएंगे? व्यापारी 1 किलो आम अपने गधे को डाल देता है। तुम खुद ही देख लो, यहाँ तो सारे आम सड़ गए हैं, कोई सही दाम देने वाला है ही नहीं। बेचने से अच्छा तो मेरा गधा ही खा ले। बहू थोड़ी आगे और चलती है तो तीसरा व्यापारी दिखता है। बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है आम की बहन। हाँ भाई, मेरे बाग के हैं, शहर बेचने जा रही हूँ। अरे इसका तुम्हें क्या ही दाम मिलेगा, ये तो यहाँ मिट्टी के भाव पे मिल रहे हैं। तभी वो व्यापारी भी 1 किलो आम उठाकर अपने गधे को डाल देता है। 2 दिन से खड़ा हूँ, कोई खरीद ही नहीं रहा। 1 रुपए किलो का भाव लगाते हैं। बताओ, इससे अच्छा तो मैं अपने गधों को ही ना खिला दूं। अरे भाई, अब मैं क्या करूँ? कैसे, कहाँ बेचूं इतने आमों को? अब तुम इतनी दूर से आई हो और शहर में भी बहुत दूर है, देना ही चाहती हो तो 10 रुपए किलो के भाव से ले लूंगा, पर इसमें भी मुझे घाटा ही है। पर चलो, तुम्हारी परेशानी तो कुछ कम होगी। बहू सोचती है कि शहर में तो शायद इसके ये दाम भी ना मिले। ठीक है भाई, जितने भी आम हैं तुम ही ले लो। चालाक व्यापारी उससे 10,000 के आम 1,000 रुपए में ले लेता है। बहू आम बेचकर अपने घर को चली जाती है। दरअसल वो तीनों व्यापारी आपस में मिले हुए थे और ऐसे ही कुछ दूरी पर खड़े हो जाते और भोले भाले दिखने वाले छोटे व्यापारियों को मूर्ख बनाकर उनका सामान सस्ते दामों में ले लेते थे। देखा कैसे मूर्ख बनाया उस आम वाली को। महिलाओं को बेवकूफ बनाना आसान होता है। चलो अब सबका हिस्सा बराबर बराबर बांटो। सही में 3 किलो आम फेंक कर 100 किलो आम 1000 रुपयों में खरीद लिए। उधर कुछ खास कमाई न होने के कारण बहू उदास घर लौट आई है और अपनी सास को सारी बात बताती है। माँ जी, सब मेहनत बेकार गई। इस बार बाजार में आम के कोई दाम ही नहीं है। तुमने कितने में बेचे? वो तो कुछ भले व्यापारियों ने 10 रुपए का भाव दे दिया, वरना शहर में तो 1 रुपए किलो बिक रहा है आम। बहू की बात सुनकर सास को समझते देर नहीं लगती है। उसे उन चालाक व्यापारियों ने बेवकूफ बनाया है। उन चालाक व्यापारियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो तुझे मिले कहाँ थे? बीच रास्ते में, छोटी नदी के पास। ठीक है, अगले हफ्ते मैं जाऊंगी आम बेचने। तू पके हुए आमों को तोड़कर तैयार रखना। ठीक है माँ जी। अगले हफ्ते सास आम लेकर शहर के लिए चल पड़ती है। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद छोटी नदी के पास में एक एक करके वही 3 व्यापारी उसे कुछ दूरी पर खड़े हुए दिखते हैं। सास को समझते देर नहीं लगती कि ये वही व्यापारी हैं जिन्होंने उसकी बहू को बेवकूफ बनाया था। अरे देखो, लगता है शिकार आ रहा है। इसके पास तो बहुत ज्यादा मार लगता है। लग जाओ काम पर। सास पहले व्यापारी के पास से गुजरती है। अरे वाह ताई, बड़े अच्छे सारे आम हैं। 1000 किलो हैं। भाई अभी मैं जल्दी में हूँ, लौटते में बात करती हूँ। इतना कहकर सास आगे चल देती है। थोड़ी ही दूर पर उसको दूसरा व्यापारी मिलता है। एकदम सुनहरे आम हैं, कहाँ से लाई हो? गांव से लाई हूँ, 10 रुपए किलो में दे रही है ये काम वाली। भाई अभी जल्दी में हूँ, लौटते में रुक कर बात करूँगी। इतना कहकर सास आगे चल देती है। थोड़ी ही दूर पर उसको तीसरा व्यापारी मिलता है। बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है ताई आम की। हाँ भाई, एक आम वाली से लिए हैं 10 रुपए किलो, वो भी पूरे बाग के 1000 किलो आम। अभी जल्दी में हूँ, लौटते में बात करती हूँ।
जल्दी से शहर में आम बेच आऊं। सुना है वहाँ एक विदेशी व्यापारी 500 रुपए किलो भाव से आम ले रहा है। कहीं वो व्यापारी चला ना जाए। क्या 500 रुपये किलो? व्यापारी सोचते हैं कि शायद इसने आम उसी महिला से खरीदे हैं जिसको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। बाकी दोनों व्यापारी भी वहां आ जाते हैं। व्यापारी सोचते हैं क्यों ना सारे आम वो खरीद लें और उस विदेशी व्यापारी को बेच दें। सास को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तुम तो बहुत ही जल्दी में हो ताई, पर तुम्हारी बैलों को तो जल्दी नहीं लगती। हाँ, 1000 किलो आम उठाकर थक गए हैं। और अभी तो आधा रास्ता ही हुआ है, ये शहर तक पहुंच भी पाएंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। और कहीं ऐसा ही ना हो जब तक ये पहुंचे और व्यापारी ही चला जाए, फिर तो यह मंडी में 100 रुपये किलो के भाव ही बिकेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई, तो अब मैं क्या करूं? सास को थोड़ा परेशान देखकर व्यापारी सोचते हैं सास उनके झांसे में आ गई है और अपना आखिरी दाव खेलते हैं। तुम चाहो तो हमसे सौदा कर लो, थोड़े थोड़े आम हमें बेच दो और बाकी जितने तुम्हारे बैल पे आए तुम बेच आना। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। तुम 100 रुपये किलो के हिसाब से हमें ही आम दे जाओ। ना भाई, 100 में तो मैं शहर में ही बेच आऊंगी। ये तो बहुत कम है। इतने लाने ले जाने की मेहनत मजदूरी भी तो निकले। 250 रुपये किलो लेना है तो ले लो। व्यापारी सोचता है कि आम तो वाकई बहुत अच्छे हैं और 500 रुपये किलो में वो व्यापारी लेगा तो भी उसको 250 रुपये का मुनाफा ही होगा। ठीक है माँ जी, 250 में ही दे दो, हम ही थोड़ा घाटा सह लेंगे। हाँ, 250 में मुझे कोई घाटा नहीं। मैंने तो 10 रुपये किलो के भाव से ही खरीदे हैं। इतना मुनाफा भी बहुत है। हम तीनों को ही 300-300 किलो आम दे दो, बाकी के 100 किलो आम तुम शहर बेच आओ। तुम्हारे बैल तो 100 किलो ही पहुंचा दे तो बहुत है, देखो तो कैसे हाँप रहे हैं। अब 100 किलो आम के लिए मैं कहाँ भागती फिरूंगी। ये लो, ये भी तुम ही रख लो। व्यापारी बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। ये बुढ़िया तो बहुत ही बेवकूफ निकली। जो आम ये 500 में बेच सकती थी, हमारी बातों में आके 250 रुपये में हमें ही देने को तैयार हो गई। महिलाओं को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। चलो इससे जल्दी से जल्दी सौदा करते हैं और शहर की तरफ चलते हैं, कहीं वो विदेशी व्यापारी चला ना जाए। वो तीनों सास के पास आते हैं और आम के बदले के रुपए सास को देते हैं। इस तरह सास ने अपनी चतुराई से अपने बाग के सारे आम उन्हीं व्यापारियों को अच्छे दाम पर बेच दिए और अपना पिछला नुकसान भी पूरा कर लिया। सास घर पहुंचकर अपनी बहू को सारी बात बताती है। वाह माँ जी, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अरे नहीं बहू, आम के आम और गुठलियों के दाम कहो। अब जब वो चालाक व्यापारी बाजार में बेचने निकलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आम 100 रुपये किलो ही बिक रहे हैं। तब उन्हें पता चलेगा ठगे जाने पर कैसा लगता है। बहू, कोई खुद को कितना भी चालाक समझे, पर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंसने लगती है। साजनपुर गांव में विमला देवी अपनी बहू गायत्री के साथ रहती थी। उनका परिवार गांव के संपन्न परिवारों में से था। विमला बहुत पूजा पाठ वाली महिला थी। सब कुछ वो पूरे रीति रिवाज के साथ करती थी। पिछले ही साल विमला देवी की सास का निधन हो गया था। उसे अपनी सास से बहुत ज्यादा लगाव था। इस वर्ष भी 2 दिन बाद उनकी पुण्यतिथि थी। पहली पुण्यतिथि होने के कारण विमला देवी इसे अच्छे से आयोजित करना चाहती थी। बहू, माँ जी की पुण्यतिथि 2 दिन बाद है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। सुना है गांव में पंडित आकर रुके हैं, क्यों ना हम उन्हें आमंत्रित करें। ठीक है माँ जी, मैं आज ही नौकर शंकर के हाथ उनके लिए बुलावा भेजती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद जाऊंगी। सुना है वो बहुत पहुँचे हुए पंडित हैं, बुरा ना मान जाए। और जरा पता करके आती हूँ कि हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप उचित समझे। इतना कहकर विमला देवी उन पंडितों के आश्रम की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर देखती है कि सब ध्यान मग्न थे।
प्रणाम महाराज। सुखी रहो। कहो कैसे आना हुआ? 2 दिन बाद मेरी सास की पुण्यतिथि है। महाराज, आप लोग मेरे यहाँ का भोज स्वीकार करें और अपनी दक्षिणा बताएं। वो पंडित बहुत चालाक और लालची होते हैं और इतने दिनों में विमला की संपन्नता के बारे में उन्होंने सुन रखा था। वो उसे ठगने का विचार करते हैं। हम तुम्हारा निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब हमें हमारी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दोगी। उसकी चिंता आप ना करें महाराज, जो आप कहेंगे मैं अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार करूंगी। ठीक है, फिर पहले तुम अपनी सास की अंतिम इच्छा बताओ। अंतिम समय में मेरी सास अपनी मनपसंद जलेबी खाना चाहती थी। तो ठीक है, अपनी सास की आत्मा की शांति के लिए तुम 13 चांदी की थाली में सोने भर के जलेबियां तैयार रखना। उन जलेबियों में मोती होने चाहिए, जवाहरात होनी चाहिए। वही सब हम अपनी दक्षिणा स्वरूप लेंगे, पर तुम इस दक्षिणा के बारे में किसी को बताना मत। ठीक है महाराज। ऐसा कहकर विमला अपने सुनार के पास आ जाती है। सुनार को वो दक्षिणा का सामान बनाकर पुण्यतिथि वाले दिन घर पर भिजवाने के लिए कहती है। घर आकर वो अपनी बहू को सब बात बताती है, पर दक्षिणा के बारे में कुछ नहीं कहती। पुण्यतिथि वाले दिन पंडित जी घर आते हैं। चलती फिरती सी पूजा करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस दक्षिणा लेने की जल्दी थी। अब हम सभी को दक्षिणा देकर प्रस्थान करने की इजाजत दें। अरे शंकर, जरा सुनार का भिजवाया दक्षिणा का सामान लेकर आना। शंकर मलमल के कपड़े से ढका हुआ दक्षिणा का सामान लेकर आता है। ये लीजिए माँ जी। एक एक करके सबको दक्षिणा का सामान देते चलो। शंकर जैसे ही मलमल का कपड़ा उठाता है, तब वो और गायत्री दक्षिणा का सामान देखते हैं। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गायत्री समझ जाती है कि इन पंडितों ने उसकी सास को बेवकूफ बनाया है, पर इतने लोगों के आगे वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, तो वो चुपचाप सब होने देती है। दक्षिणा लेकर जब पंडित वहाँ से चलने लगते हैं, तो वो उनके पीछे जाती है। अरे सुनिए पंडित जी। कहो बहन। पंडित जी, आप सब तो अत्यंत ज्ञानी हैं। मैं भी आपको कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ। पर वो कार्यक्रम तो आज खत्म हो गया बहन। अरे पंडित जी, आज तो आपने दक्षिणा में वो लिया जो मेरी दादी सास ने अपनी आखिरी इच्छा में मेरी सास से कहा। उन्होंने एक आखिरी इच्छा मुझसे भी की थी। मैं भी अपनी सास की तरह आपके जरिए अपनी दादी सास की आखिरी इच्छा पूरा करना चाहती हूँ। देखिए, मना मत कीजिए, वरना मेरी दादी सास को शांति नहीं मिलेगी। पंडित सोचते हैं कि अब सास के बाद उसकी बहू से भी कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे ये चुड़िया तो खुद ही जाल में फंसी जा रही है। जब सास ने इतना दिया है तो बहू ना जाने कितना देगी। ठीक है बहन, तुम्हारी दादी सास की आखिरी इच्छा क्या है? माफ कीजिएगा पंडित जी, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती। पर आप निश्चिंत रहिए, मैंने आज आपका पूरा कार्यक्रम समझ लिया है। उसी अनुसार मैं सब व्यवस्था कर लूंगी। मुझे तैयारी का थोड़ा वक्त दीजिए। आप सभी कल इसी समय आ जाएं। ये सब सुनकर पंडित खुश होकर चले जाते हैं। अगले दिन सभी पंडित विमला देवी के घर आते हैं। आज घर के दरवाजे पे बड़े पहरेदार हैं। लगता है कुछ अच्छा ही मोटा माल मिलने वाला है आज। उसी की सुरक्षा में लगे होंगे। हाँ सही कहते हो, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ से निकल लो। अरे तुम शुभ शुभ बोला करो, हमेशा उल्टा ही बात करते हो। सभी पंडित अंदर चले जाते हैं। गायत्री बहन कहाँ हो? हम सभी अपनी दक्षिणा लेने आए हैं, जिससे कि आपकी दादी सास को मुक्ति मिल सके। गायत्री एक कमरे के भीतर से आवाज लगाती है। पंडित जी, आप एक एक करके अंदर आ जाइए और अपनी अपनी दक्षिणा लेते जाइए। पहला पंडित कमरे के अंदर जाता है। जितनी तेजी से वो अंदर जाता है, उतनी ही फुर्ती से बाहर भी आता है। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे।
वो बाहर भागने की कोशिश करता है पर पहरेदार उसको रोक लेता है। अब वो सब वहाँ फंस चुके थे। अरे बताओ तो ऐसा क्या मिल गया जो दौड़े चले जा रहे हो, हमसे भी नहीं मिल रहे। भागो भागो। अंदर से गायत्री एक सपेरे को लेके आती है जिसके पास टोकरियों में ढेरों सांप होते हैं। मेरी दादी सास को सांप से खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने अंतिम समय में सांपों के साथ खेलना चाहती थी। आप सबको सांपों के साथ खेलना पड़ेगा। सपेरे भाई, इन सबके गले में एक एक सांप डाल दो। पंडितों को अपनी भूल समझते देर नहीं लगती और वो अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं, गायत्री बहन, हमें माफ कर दो। हम जीवन में कभी किसी को ऐसा धोखा नहीं देंगे। हाँ बहन, हम आपकी सास से हड़पी हुई सारी संपत्ति वापस कर देंगे, बस तुम हमें इन सांपों से बचा लो। ठीक है, अगर आप सबको वाकई अपनी गलती का एहसास है तो मैं आप सबको छोड़ देती हूँ। और वैसे पंडित जी, ये सांप जहरीले नहीं हैं, पालतू हैं। गायत्री की सास ऊपर खड़ी सब देख रही होती है और अपनी बहू की इस चतुराई पर मुस्कुराने लगती है। ढोंगी पंडित विमला से छल से ली हुई दक्षिणा उसी दिन वापस कर देते हैं। जो भी हो, आपने मेरी माँ जी की पुण्यतिथि की पूजा की थी। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। जान बची तो लाखों पाए। अब तो बहन जो चाहो वो दे दो, बाकी हमें तो हमारा सबक तुम्हारी बहू गायत्री से मिलके मिल चुका है। विमला देवी और गायत्री उन्हें सम्मानजनक दक्षिणा देकर विदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते